हाय एंड वेलकम टू द जावा सेशन। मैं हूँ फादू सर। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। जावा के सेशंस पे आज के इस वीडियो सेशन में हम थ्रेड को जानेंगे कि थ्रेड क्या है और किस तरह से इंटरनली थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्रामिंग के थ्रू वर्क कर रहा होता है। तो लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप फादू सर CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल रहेगा वो मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पे मौजूद है। फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से आप यूज़ कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट और नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले तो हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि थ्रेड क्या है और उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। सो a thread is nothing but a part of the process in operating system. What is operating system? You have a great idea, I'm sure कि operating system के अंदर thread और process का concept होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि theoretically हम आसान करके इस concept को theoretically भी समझें और practically भी समझें। So what is thread? A thread actually is a part of the process. It's allow a program to operate more efficiently by doing multiple things at the same time. यानी अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक प्रोसेस में यानी एक ही प्रोग्राम्स में रहते हुए एक थ्रेड क्रिएट करूँ, यानी प्रोसेस का एक पार्ट क्रिएट करूँ, उस पार्ट के ज़रिए से इफ़िशेंटली मैं मल्टीपल थिंग्स को यानी मल्टीपल कोई भी थिंग्स हो सकती हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट कराऊँ सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कराऊँ। थ्रेड कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन द बैकग्राउंड विदाउट इंटरप्टिंग द मेन प्रोग्राम्स। यानी ये बैकग्राउंड पे चलेगा और इसके जरिए से आपका मेन प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं होगा। अब आसान लफ्जों में समझते हैं कि एक्चुअली थ्रेड इंटरनली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर के साथ किस तरह से वर्क कर रहा होता है। लेट अज्यूम कि ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है, और वी नो कि हमारा जो प्रोसेसर होता है या CPU जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट मौजूद होता है। तो ये हमारा ALU का पार्ट है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द मैथ्स रिलेटेड ऑपरेशंस। अब ALU रिस्पॉन्सिबल है कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी आपके पास टास्क मौजूद है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस पे लिखे गए हैं, ठीक है, ये 3 प्रोग्राम्स है। इसका नाम है P1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है P2 और इसका नाम है P3, ठीक है। अब ये तीनों प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली या फिर कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म पर एक साथ नहीं चल सकता इस लेवल के मुताबिक, जस्ट अंडरस्टैंड के मुताबिक करने के लिए। तो अब ALU की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो P1 को भी प्रोसेस करे, P2 को भी करे, P3 को भी करे। लिहाजा इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ALU के साथ एक थ्रेड होता है, यानी थ्रेड का मतलब क्या है, एक धागा, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस P1 के साथ भी एक थ्रेड होगा, P2 के साथ भी एक थ्रेड होगा, P3 के साथ भी एक थ्रेड होगा। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर इस थ्रेड का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब ये ALU क्या करेगा, ALU कंटिन्यूसली एक एक करके एक एक चीज़ों को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो वहाँ पर डिस्प्ले करके देगा कि एक्चुअली P1 की बारी है, फिर P2 की बारी है, फिर P3 की बारी है। तो जब से पहली बारी आती है P1 की, तो वो थ्रेड जो ALU का पार्ट है वो इसको कनेक्ट करता है और इसको परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद इसके बाद ये P2 को करता है, फिर P3 को करता है। तो आप देख रहे हो सेम टाइम पर वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को या मल्टीपल चीज़ों को एक साथ क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। और नॉर्मली इन थ्रेड्स की ज़रूरत हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पर शेड्यूलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, जब हम अपने मल्टीपल टास्क को एक साथ शेड्यूल करवा रहे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग है, यानी एक ही वक्त में हम मल्टीपल्स काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं MS वर्ड पे टाइपिंग कर सकता हूँ, वेब ब्राउज़र पे सर्चिंग कर सकता हूँ, बैकग्राउंड पे कोई सॉन्ग्स चला सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि तमाम काम एक साथ प्रोसेस पर हो रहे हैं। तो जो एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं, इसके बिहाइंड मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद हैं जो प्रोसेस का पार्ट है और एक ही पार्ट में रहते हुए उन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करवा रहा है। Next, a thread is an independent part of execution within a programs. Many thread can run concurrently within a programs. Every threads in Java is created and controlled by the Java. ठीक है, तो Java ही में आप थ्रेड क्रिएट करेंगे और उसे कंट्रोल भी करने के लिए Java ही इस्तेमाल किया जाएगा। Java programs can have many threads and these thread can run concurrently either asynchronously and
ओनली synchronously। तो synchronous का मतलब ये है कि हैपन एट द सेम टाइम, यानी डिफरेंट प्रोसेस आप एक ही साथ वहाँ पर करवा रहे हो एक सेम टाइम पर। और asynchronous का मतलब ये है कि डजंट हैपन एट द सेम टाइम, एक साथ वो सारी चीज़ें नहीं होंगी बल्कि अलग अलग हो रही होंगी। फर्दर एक शॉर्ट डेफिनेशन नीचे बताई जा रही है कि फैसिलिटी टू अलाउ मल्टीपल एक्टिविटीज विद इन अ सिंगल प्रोसेस। जिस तरह से यहां पर मल्टीपल थिंग्स कहा गया था, यहां पर मल्टीपल एक्टिविटी कहा जा रहा है एक सिंगल प्रोसेस के अंदर। तो वो जो थ्रेड है वो उसी प्रोसेस के अंदर ही मौजूद होगा, मल्टीपल। A thread is a series of the executed statement. Each thread has its own program counter, stacks एंड लोकल वेरिएबल्स। यानी जाहिर सी बात है जितने थ्रेड्स होंगे उनके अपने वेरिएबल्स होंगे, स्टैक होंगे मेमोरी यूनिट्स के लिए स्टोर करने के लिए, और वो लोकल वेरिएबल्स होंगे जिसके लिए वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने ब्रीफ स्टेप्स पर ये जाना कि थ्रेड्स क्या है और थ्रेड का कॉन्सेप्ट प्रोसेस के साथ इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के साथ किस तरह से अटैच्ड है। लिहाजा अब हम जावा पे चलते हैं, नेटबीन पर, और देखते हैं कि हम एक सिंपलेस्ट तरीके से थ्रेड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड बनाने के लिए हमें जावा के अंदर एक क्लास और एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है, या उसके ज़रिए से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे थ्रेड बनाने के लिए वो थ्रेड क्लास के ज़रिए से करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम मैंने थ्रेड प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले अपने इस क्लास को, थ्रेड को, मैं एक्सटेंड करता हूँ एक क्लास थ्रेड से। तो ये वो क्लास है थ्रेड जिसके ज़रिए से आप अपने जावा प्रोग्राम के अंदर थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। तो ये थ्रेड क्लास आपको एक मेथड प्रोवाइड करती है जिसका नाम रन होता है, और उस रन मेथड के जरिए से आप थ्रेड को इनेबल कर सकते हो। तो मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड रन के नाम से, और उसके बाद इसकी बॉडी बना दी, और आप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। उसके बाद हम मेन मेथड पर आते हैं। ये रहा हमारा मेन मेथड। वाज़ेह है कि थ्रेड को मैंने अपने मेन प्रोजेक्ट से इनहेरिट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आकर अपनी क्लास का इंस्टेंस बनाता हूँ जो कि थ्रेड प्रोजेक्ट है, और मैंने इसका नाम obj रखा, और उसके बाद हम obj.start लिखेंगे। अच्छा, ये जो स्टार्ट मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये हमारे थ्रेड को कॉल करने का है, लेकिन नीचे जो मेथड बनाया गया है उसका नाम रन है। तो रन मेथड की जिम्मेदारी थ्रेड को इनेबल करना है जावा में, जबकि स्टार्ट यहाँ पर थ्रेड को स्टार्ट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आकर मेन मेथड के लिए कुछ भी लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया आउटसाइड ऑफ द थ्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्रेड है और ये आउटसाइड ऑफ द थ्रेड की लाइन है, और जब भी हम मेन मेथड पर कोई भी इंस्टेंस बनाकर काम कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा थ्रेड तो वहाँ पर इंटरनली ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। लिहाजा इस बेस पर मैंने प्रोग्राम को जब रन किया तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन ऑफ कोड चल रहा है। पहले हमारे आउटसाइड ऑफ द थ्रेड चल रहा है, यानी मैं थ्रेड के आउटसाइड हूं, और उसके बाद थ्रेड इज रनिंग यानी रन वाला मेथड चल गया। हालांकि मैंने रन को यहां पर कॉल नहीं किया है, बल्कि obj.start के जरिए से थ्रेड को यहां पर कॉल किया गया है, क्योंकि इसके लिए हमने थ्रेड क्लास को कॉल किया था। तो ये पहला तरीका था थ्रेड बनाने का और उसे कॉल करने का। दूसरा तरीका आपको जावा प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग रनएबल इंटरफेस। तो अब मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आने के बाद मैंने लिखा इम्प्लीमेंट्स, और उसके आगे हमने लिखा रनएबल, क्योंकि इम्प्लीमेंट लिखने की वजह यह है कि ये एक इंटरफेस है, यही वजह है कि मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स लिखा। बाकी रन का मेथड अपनी जगह रहेगा। अब क्योंकि हम किसी भी इंटरफेस को जब हैंडल कर रहे होते हैं तो मैं डायरेक्टली उसके इंस्टेंस से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, बल्कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा, थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। तो ये तो हमारे प्रोजेक्ट जो क्लास थी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसका इंस्टेंस है। अब मैं इसके बाद थ्रेड का एक इंस्टेंस बनाऊंगा। तो मैंने इसका नाम रखा थ्रेड, और इसके इंस्टेंस में अपने ऑब्जेक्ट के क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब मैं obj1.start के जरिए से थ्रेड कॉल करूंगा। दैट्स इट। तो पहले तरीका जो हमारा था वो थ्रेड क्लास के जरिए था। अब हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटरफेस के लिए। यही वजह है कि मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाकर पहले वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को उसमें पास करके स्टार्ट मेथड को कॉल किया है। इसके बाद मैंने प्रोग्राम को रन किया, और आप देखेंगे कि अब हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे पहले कर रही थी, आउटसाइड ऑफ द थ्रेड, विच मीन ये वाली लाइन, और उसके बाद दूसरी लाइन ये भी चल रही है। अब हमें इस थ्रेड को मजीद प्रॉपर्ली समझने के लिए देखना होगा कि कॉन्करेंसी इसके अंदर क्या होती है, यानी कौन सी चीज़ पहले कॉल हो रही है और थ्रेड प्रोसेस किस तरह से कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पर जिसको कहा जाता है कॉन्करेंसी प्रॉब्लम, और साथ ही साथ उसको ओवरकम करने की टेक्निक भी देखेंगे। सो बिकॉज थ्रेड रन एट द सेम टाइम
एज अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी जिस तरह से दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है थ्रेड भी उसी सेम टाइम पर चल रहा होता है। तो देयर इज नो वे टू नो इन विच ऑर्डर द कोड विल रन, किस ऑर्डर पे कोड रन हो रहा है वी डोंट नो। When the threads and main program are reading and writing the same variable, the value are unpredictable, यानी आपका सेम प्रोग्राम रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है, ठीक है, थ्रेड भी और मेन भी, तो आपको पता नहीं होता है कि जो आने वाली वैल्यू है वो कौन सी होगी, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ कॉन्करेंटली चल रहे हैं। द प्रॉब्लम दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस आर कॉल्ड कॉन्करेंसी प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को यहाँ पर कॉन्करेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पर लेते हैं और उसको इंक्रीज करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो आप चाहें तो ये रनेबल से भी कर सकते हैं, मैं इसको एक्सचेंज करते हुए थ्रेड वाले क्लास में आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सिंपलेस्ट तरीका था, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और अब हम डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ज़रिए से कॉल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल पहले वाले प्रॉब्लम पर आ गए। अब मैं इस रन मेथड में आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम वेरिएबल को कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्टैटिक इंटीजर डेटा, और इस डेटा को हमने कोई नंबर दे दिया लाइक 2, पब्लिक भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इस डेटा वेरिएबल को अपने इस रन थ्रेड मेथड के अंदर आकर इंक्रीज करता हूं, यानी जो भी इसकी वैल्यू उसमें 1 का इजाफा कर दो, ठीक है। अब जहां पर मेन मेथड के जरिए से थ्रेड को कॉल किया जा रहा है, वहां पर आने के बाद मैंने सबसे पहले एस आउट के अंदर डेटा वेरिएबल को प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद दोबारा डेटा को इंक्रीज किया और उसके बाद दोबारा प्रिंट करवा रहा हूं, कॉपी किया मैंने, दोबारा डिस्प्ले करा। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और इसे भी कमेंट कर देते हैं, आप चाहें तो उसको रखकर चला सकते हैं। यहां पर हम कॉन्करेंसी सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि जब आपका थ्रेड स्टार्ट होगा तो वो पहली वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर मेथड के जरिए से आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी और हर एक्सचेंज पर अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज या रिजल्ट आएगा। कैसे, मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। तो जैसे मैंने रन किया 12 and 13, ठीक है, मैंने दोबारा रन किया, अब क्या हो गया 12 and 14, दोबारा रन किया हमने, अब दोबारा 12 and 13 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट की अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट है, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ साथ थ्रेड दोनों चल रहा है, तो कौन सी चीज किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी वी डोंट नो एट दैट सेम टाइम। तो मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं, अब आप देखें अभी भी 12 and 13 ही है, अब 12 and 14 हो गया, ठीक है। तो रैंडमली वैल्यूज के अंदर चेंजिंग आ रही है, इसी चीज को कॉन्करेंसी कहा जा रहा है। लिहाजा इस चीज को ओवरकम करने के लिए थ्रेड में हम इस्तेमाल करते हैं अलाइव मेथड। ये क्या चीज है? टू अवॉइड कॉन्करेंसी प्रॉब्लम इट इज बेस्ट टू शेयर अ फ्यू एट्रीब्यूट्स बिटवीन थ्रेड एज पॉसिबल, यानी अगर आप कॉन्करेंसी से बचना चाहते हैं तो ये बेस्ट अप्रोच इसकी ये है कि आप कुछ एट्रीब्यूट्स को शेयर करें जितने मुमकिन हो सके। इफ एट्रीब्यूट्स नीड टू बी शेयर्ड, one possible solution is to use the isAlive method of the thread to check whether the thread has finishing running before using any attribute that the thread can change। यानी इस alive method के जरिए से आपको पता चलेगा कि कब कब आपका जो thread है वो alive है, यानी वो स्टेज पर रनिंग के मौजूद है या नहीं, या वो फिनिश हो जा रहा है। तो उसके ज़रिए से हम एक लूपिंग के अंदर उस अलाइव मेथड को कॉल करके देख लेंगे कि जब जब वो फिनिशिंग स्टेज पर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, वगरना वो उसी मेथड को बार बार डिस्प्ले करके हमें दिखाता रहेगा कि इस वक्त तक वो प्रोसेस के अंदर थ्रेड मौजूद है। लिहाजा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसी मेथड में चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट पर आते हैं मेन मेथड के, जहाँ पर मैं वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा था। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक वाइल लूप बनाया और इस वाइल लूप के अंदर हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू का नाम है obj.isAlive। ये देख रहे हैं आप, बूलियन वैल्यू है, ये मैंने कॉल किया है यहाँ पर, और कॉल करने के बाद ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर मैं कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकता हूँ जो मुझे हर दफ़ा मल्टीपल दिखेगी, यानी जब जब प्रोसेस इन प्रोसेस रहेगा वो वैल्यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ के रेंज में आती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर वर्किंग, ठीक है। तो इस अलाइव के ज़रिए से जब तक हमारा थ्रेड अलाइव होगा ये वाली लाइन लिखी हुई आती रहेगी, और जैसे ही वो ख़त्म होगा ये वाली चीज़ आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस टेक्निक को हैंडल करने के लिए हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर ये ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं और रन अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड लेट्स सी। देखिए मैंने जब प्रोग्राम रन किया तो मल्टीपल टाइम कितनी दफ़ा यहाँ पर अंडर वर्किंग लिखा आया है,
तो इसका मतलब है कि इस टाइम तक आपका थ्रेड अंडर प्रोसेस था, जैसे ही अपने उसने प्रोसेस को फिनिश किया उसने दो वो वैल्यूज प्रिंट करवा दी जो पहले मौजूद थी। मैं दोबारा प्रोग्राम रन करता हूं, अब देखें 12, 13 एंड 14 वैसे ही मौजूद है, दोबारा रन किया, अंडर वर्किंग रहेगी। तो जब आप अपनी मशीन पे करोगे तो आप सिस्टमेटिकली इनकी काउंट को कम ज़्यादा होते हुए देखोगे, जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले कुछ कम थे, अब काफ़ी ज़्यादा हो गया अंडर प्रोसेस पे। दोबारा रन किया तो आप देख रहे हो अब अभी ये इंक्रीज़ है। ठीक है, इसकी थिकनेस आप देख रहे हो, लेंथ ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि यहाँ जो अंडर वर्किंग के लाइन्स लिखे हुए होंगे वो यकीनी तौर पर कम होंगे। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर गेट करने की कोशिश की जावा थ्रेड में, जो इंटरनली वर्किंग एक्सप्लेन कर रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड होते हैं, जो शेड्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इसी तरह से प्रोसेस के साथ मल्टीपल चीज़ों को एक साथ रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने थ्रेड की डेफिनेशन समझी, उसके बाद जाना कि थ्रेड किस तरह से बन सकते हैं। तो दो तरीके हैं थ्रेड को बनाने के, एक क्लास थ्रेड और दूसरा रनेबल इंटरफेस। फिर उसके बाद हमने देखा कि कॉन्करेंसी के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए इस अलाइव मेथड को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।